और करके लिख लेंगे साइक्लिक परमुटेशन, इसका नाम साइक्लिक भी है, दोनों का मतलब सेम है, साइक्लिक परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन और साइक्लिक परमुटेशन। अब ये क्या होता है सर्कुलर परमुटेशन और साइक्लिक परमुटेशन, इसमें हम एक पहले फर्स्ट केस ले लेते हैं, केस फर्स्ट, सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट का सर्कुलर अरेंजमेंट कैसा होगा उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या इसमें गिवन होना चाहिए या क्या हमको पता होना चाहिए। ये वो केस है जिसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होंगे। यहाँ लिख लेते हैं द एंटी क्लॉकवाइज and clockwise, the anti-clockwise and clockwise arrangement are डिफरेंट। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट जो है उसमें डिफरेंट होंगे। इनका क्या मीनिंग है अभी मैं क्वेश्चन से इनको करके बताता हूँ यार। पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझते हैं, फिर हमको आइडिया होगा कि सर्कुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या है। सर्कुलर अरेंजमेंट का मतलब है, हमने देखा होगा डाइनिंग टेबल जैसे होता है, अगर हम डाइनिंग टेबल ले लें और उसको सर्कुलर मान लें, ठीक है ना, एक तो रेक्टेंगल शेप में भी होता है, लेकिन चूंकि बात सर्कुलर की हो रही तो सर्कुलर डाइनिंग टेबल हमने ले लिया और उसमें हमें 5 लोगों को बैठाना है या 3 लोगों को बैठाना है, ऐसे समझ सकते हैं। स्क्रीन विजिबल है बच्चों? ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास एक डाइनिंग टेबल है और वो भी सर्कुलर डाइनिंग टेबल है और उसमें हमें कुछ 3 लोगों को बैठाना है, ठीक है ना, 3 पर्सन हमारे यहाँ आए हैं, मेहमान है और उनको बैठाना है, तो हम किस तरीके से उनको अरेंज कर पाएंगे, वो हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट होता है। बस और कुछ नई चीज नहीं है। जो अरेंजमेंट होता था, जो लीनियर अरेंजमेंट होता था, उसी को हम परमुटेशन बोल देते थे, वो लीनियर अरेंजमेंट एक्चुअली में होता था। लीनियर में क्या होता है कि 10 लोग अगर लाइन से हैं तो उनको एक लाइन में अरेंज करने के क्या होते थे, 10 फैक्टोरियल। उसी तरीके से अब उन 10 लोगों को हम एक लाइन में नहीं अरेंज करेंगे, उनको अब हम एक सर्कल में अरेंज करेंगे, एक सर्कुलर टेबल में अरेंज करेंगे। और उसमें हम ये भी ध्यान रखेंगे कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब हम अरेंजमेंट देखेंगे तो वो डिफरेंट होगा, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। तो जैसे हमारे पास कोई, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये केस है 3 पर्सन है, इस तरीके से ले लेते हैं, 3 सर्कल बना लेते हैं।
तो ये हमने 3 सर्कल ले लिए, इनमें हमको जो है अरेंज करना है, तो लेट कर लेते हैं। फिर इसके बाद इसका फॉर्मूला वगैरह भी सब हम लिख लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला इसी से देख के बनेगा। जैसे हम लीनियर अरेंजमेंट करते हैं ना, पहले हम बेसिक बात करते हैं कि भाई सर्कुलर अरेंजमेंट और लीनियर में फर्क क्या होता है, डिफरेंस दोनों में क्या है। तो जैसे मान लिया कि हमारे पास लीनियर अरेंजमेंट करना होता है, तो लीनियर अरेंजमेंट जैसे मान लिया हमारे पास 3 पर्सन है, तो उनकी पोजीशन लीनियर अरेंजमेंट में क्या होता है, पोजीशन उनकी फिक्स होती है कि भाई ये पहले नंबर पे आएगा पर्सन, और ये दूसरे नंबर पे आएगा, और ये तीसरे नंबर पे आएगा। या हो सकता है इसको हम दूसरे तरीके से अरेंज कर लेंगे, हमने P1 से स्टार्ट नहीं किया, मतलब हर एक पोजीशन जो है वो यहाँ पर डिसाइडेड है कि भाई ये पहले पे जो बैठा है वो फर्स्ट पोजीशन है, जो सेकंड में बैठा है वो सेकंड पोजीशन है, और जो थर्ड में बैठा है वो थर्ड पोजीशन है। अब जैसे मान लिया हमारे पास 3 पर्सन है, ये 3 पर्सन है। अब जरा सर्कुलर में बात करते हैं, कोई P1 जो है वो यहाँ पर बैठ गया आके, और P2 जो है वो यहाँ पर बैठ गया आके, और P3 जो है वो यहाँ पर आके बैठ गया। तो P1 कितनी जगह पे बैठ सकता है, अगर हम पूछे कि भाई P1 कहाँ पर बैठ सकता है, तो क्या P1 यहीं पर बैठ सकता था क्या? P1 यहाँ पर भी तो बैठ सकता था, यहाँ P1 आ जाता, यहाँ P2 आ जाता, और यहाँ P3 आ जाता। या फिर ऐसा हो सकता था कि P1 यहाँ पर आ जाता, P2 यहाँ पर आ जाता, और P3 यहाँ पर आ जाता। मतलब जब तक हम सर्कल में पहली पोजीशन डिसाइड नहीं करेंगे, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई 3 पर्सन यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये हमारे 3 पर्सन है, इस तरीके से ये P1 है, ये P2 है, और ये P3 है, ये 3 पर्सन है, पतले दुबले लोग एकदम है। अब इनको हमने P1 को कहा कि P1 भाई आप जाइए और पहली जगह पे बैठ जाइए जाके। तो P1 जब जाके बैठेगा तो P1 इन तीनों पोजीशन में कहीं पर भी बैठ सकता है। हो सकता है वो सबसे पहले P1 यहाँ पर बैठ जाए, या हो सकता है P1 यहाँ नहीं बैठता है तो यहाँ बैठ सकता है, या यहाँ बैठ सकता है। लेकिन जब तक P1 बैठेगा नहीं, तब तक इस सर्कल में तुम पोजीशन ही डिसाइड नहीं कर सकते। P1 जब बैठेगा, जैसे P1 यहाँ बैठा, तो हम कह सकते हैं कि भाई P1 के लेफ्ट में P2 है, और P1 के राइट में जो है वो P3 है, ऐसे ही तो बोलोगे। लेकिन अगर P1 बैठा ही नहीं है तो तुम सर्कल में कहीं पर भी घूम लो, पूरे सर्कल में जब पहला पर्सन जाके बैठेगा तो फिर उसकी पोजीशन का कोई पता ही नहीं है। वो तो शहीद होने के लिए, मतलब शहीद होने का सेंस क्या हुआ कि P1 कहीं पर भी बैठे उसकी काउंटिंग 1 ही होने वाली है। P1 कहीं पर भी बैठेगा, उसको ये नहीं बोलेंगे कि उसके 3 वेज है, ऐसा नहीं बोल सकते कि उसके 3 वेज है। P1 का हमेशा क्या होगा, 1 वेज होगा, क्योंकि सर्कल में वो कहीं पर भी बैठ सकता है। जो हमने ये 3 शेडेड पोर्शन किए हुए हैं, P1 फर्स्ट यहाँ पर, यानी P1 ही डिसाइड करेगा कि हमें कहाँ बैठना है और उसके बाद हम कहाँ बैठे। ठीक है, P1 जब बैठ जाएगा उसके बाद P2 और P3 जो है वो डिसाइड होंगे कि P2 जो है वो P1 के राइट में बैठेगी, लेफ्ट में बैठेगी, लेफ्ट में बैठेगी, राइट में बैठे। तो इसका मतलब जो पहला पर्सन है पहले उसको जाके बैठना पड़ेगा, उसके बाद फिर बाकी दोनों की पोजीशन डिसाइड होगी। यानी अगर हम इसके लीनियर अरेंजमेंट देखें 3 पर्सन के, तो 3 पर्सन के जो लीनियर अरेंजमेंट होंगे, 3 पर्सन के जो लीनियर अरेंजमेंट होंगे, लीनियर अरेंजमेंट यानी लीनियर परमुटेशन अगर हम बोले तो वो हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। सबको पता है कैसे कैसे होंगे, कैसे कैसे बैठ सकते हैं, पता है ना सभी को क्या क्या होंगे। अरे P1 P2 P3 ले लो, P1 को यही रहने दो, P2 P3 P3 P2 कर लो, फिर P2 को पहले ले लो, P2 P3 P1, फिर P2 को यही रहने दो, P1 और P3 ले लो, और फिर P3 को पहले बैठा दो, फिर P1 P2, और फिर P3 को पहले बैठा दिया, P2 P1। तो ये टोटल जो है वो 6 अरेंजमेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि लीनियर परमुटेशन का फॉर्मूला n फैक्टोरियल होता है। अब जरा सर्कुलर परमुटेशन की बात करो। सर्कुलर की बात जब कर रहे हो तो सबसे पहले हमने P1 को भेजा, और P1 जाके सर्कल में कहीं पर भी बैठ गया तो उसकी पोजीशन ये P1 1 ही हो गई। कहीं पर भी जब पहले वो बैठेगा उसके बाद ही पोजीशन डिसाइड होगी। तो इसका जो परमुटेशन होगा वो, अगर हम कहें यहाँ पे सर्कुलर परमुटेशन, फिर भी फॉर्मूला इसका बना देंगे, बहुत इजी सा फॉर्मूला होता है, कुछ खास दम नहीं है इसमें भी। ये भी पिछले टॉपिक की तरह, सब टॉपिक की तरह बहुत इजी है। सर्कुलर परमुटेशन में अगर हम बात करें कि भाई P1 को कितनी पोजीशन मिलने वाली है,
तो P1 के लिए पहले के लिए 1 ही पोजीशन है, उसका कोई भरोसा नहीं, पहले वो बैठेगा, उसके बाद वो आइडेंटिटी बनाएगा सबकी कि भाई तुम मेरे लेफ्ट में बैठो, तुम मेरे राइट में बैठो। P1 कहीं पर भी बैठ सकता है। P1 जब बैठेगा, जैसे वो है ना डायलॉग की जहां से हम खड़े होते हैं, लाइन वहीं से स्टार्ट होती है, तो जब P1 जब बैठेगा ना, तभी वहीं से फिर हमारी अरेंजमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो पहला हो गया हमारा क्या, P1, उसके हो गए। अब जरा P2 की बात करते हैं। P2 जब बैठेगा तो उसके बैठने के कितने केसेस हो गए, या तो P1 के लेफ्ट में बैठ सकता है या तो P1 के राइट में बैठ सकता है, इसके 2 केसेस हो गए। उसके बाद तीसरे वाले की जरा बताओ, इसमें अब जैसे एक को बैठा दिया तो P3 जो जगह बचेगी वो वहीं पर बैठ जाएगा जाके। तीसरा वाला जो P3 है भाई, यहाँ पर 3 ही तो केस है, P1 P2 P3, तो P2 या तो P2 P3 बन जाए या तो P3 P2 बन जाए। तो P2 P3 दोनों के 2 केसेस हो सकते हैं, या तो पहले P2 आ जाए फिर P3 आ जाए लेफ्ट साइड में जैसा ऊपर दिख रहा है हमको, और या P3 P2 आ जाए। तो इनके केसेस कितने मिल रहे हैं हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पर तो हमारे 3 फैक्टोरियल थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो 2 मिल रहा है, यानी कि 2 फैक्टोरियल। और 2 फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो अब इसको हम जनरलाइज करेंगे कि अगर लीनियर अरेंजमेंट n का होता है तो उसके होते हैं, लीनियर अरेंजमेंट का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, लेकिन जब बात सर्कल की होती है तो उसका होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल। बस इतना सा डिफरेंस होता है। तुम 2-3 केसेस लेके जैसे 3% को बैठाल के देख लो, एक बार 4% को भी बैठाल के देख लो, और देख रहे हो यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग आएगा। क्लॉक में जाओगे तो अलग कोई पर्सन मिलने वाला है, एंटी क्लॉक में जाओगे तो कोई अलग मिलने वाला है। यहाँ पर देख लो ना, ये कौन सा वाइज है जो हमने यहाँ से बनाया हुआ है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। इसको जरा यहाँ से हटा दे, अगर हम ये इसको हटा दे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, इस टाइप से जा रहे हैं, यहाँ गए यहाँ गए। तो P1 के एंटी क्लॉक में जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, P2 और फिर P3 यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर बात करो तो P1 के अगर हम एंटी क्लॉक में, ये इधर हमारी क्लॉक वाइज है तो P1 के क्लॉक में जा रहे हैं तो P3 मिल रहा है, और P1 के एंटी क्लॉक में जा रहे हैं तो P2 मिल रहा है। तो डिफरेंस हो गया ना दोनों में, इसलिए यहाँ पर क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज में हमेशा डिफरेंस रहेगा। कई सारे केसेस अभी आगे मिलेंगे जिसमें डिफरेंस नहीं होगा, जो दोनों सेम दिखाई देंगे, वो अभी अलग केसेस है। यहाँ पर हम जनरलाइज करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास n लीनियर अरेंजमेंट है, n फैक्टोरियल, तो उनका जो सर्कुलर होता है वो क्या हो जाता है, n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो लिख लेते हैं यहाँ पर एक फॉर्मूला बना के इसको लिख लेते हैं, नंबर ऑफ साइक्लिक अरेंजमेंट, नंबर ऑफ साइक्लिक या सर्कुलर permutation, number of cyclic permutation of n distinct object, distinct और different जो भी बोल दो, distinct object taken all at a time। ये ध्यान रखना, सभी को बैठाना है। अभी केस और भी मिलेगा जिसमें 10 में से सिर्फ 5 लोगों को बैठाना है, तो वहां पर सिलेक्शन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो कह रहा है टेकन ऑल एट ए टाइम, यानी कि सभी को हमें बैठाना है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हो जाएगा कि लीनियर की बात होती है तो लीनियर में क्या हो जाता है, n फैक्टोरियल, लेकिन जब बात सर्कुलर की होती है तो क्या हो जाता है, n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, और इस तरीके से ध्यान रखना है कि भाई लीनियर में तो ठीक है, हर पोजीशन की अपनी आइडेंटिटी अलग अलग होती है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड है। सर्कल में क्या होता है, जब तक पहला आदमी नहीं बैठेगा पोजीशन डिसाइड ही नहीं होगी, तो इसलिए फर्स्ट आदमी जब पहले बैठ जाएगा उसके बाद उसकी पोजीशन डिसाइड होगी। तो एक तो बेचारा बेकार हो गया क्योंकि वो बैठा तो उसकी काउंटिंग तो 1 हो गई, तो वो बेकार हो गया। तो जितने बचे हैं उनको अरेंज कर दिया, तो n थे उनमें से एक कम हो गया तो बचे n माइनस 1, और उन्हीं को फिर अरेंज कर दिया, क्योंकि वो फिर अब जो वो था सर्कुलर वो लीनियर बन गया, क्योंकि एक को बैठा दिया तो हर पोजीशन की अपनी आइडेंटिटी हो गई। पहले P1 बैठा, फिर P2 के बगल में कौन है, P3 P1 P3 के बगल में कौन है, ठीक है ना, अपोजिट उसके कौन है, उस सबकी आइडेंटिटी बन गई, तो इसलिए उसका नाम हो गया n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तो जब भी कभी सर्कुलर की बात होगी तो हम n माइनस 1 फैक्टोरियल लगाएंगे।
अगर हम इसका प्रूफ देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं, जैसा कि अभी हमने वहां बोला है वही यहाँ पर लिखेंगे। प्रूफ में क्या लिख लेंगे कि भाई n लीनियर अरेंजमेंट जब होते हैं, n लीनियर अरेंजमेंट, जब n लीनियर अरेंजमेंट होता है तो उसका एक साइक्लिक अरेंजमेंट मिलता है। n लीनियर अरेंजमेंट का वन साइक्लिक अरेंजमेंट मिलता है, तो इसलिए वन लीनियर अरेंजमेंट का क्या हो जाएगा, वन लीनियर अरेंजमेंट का 1/n साइक्लिक अरेंजमेंट हो जाएगा। और अगर बात n की नहीं हो रही, 1 की नहीं हो रही है, n फैक्टोरियल लीनियर अरेंजमेंट है, जैसे सर्कल में जो होता है, अगर लीनियर की बात करो तो n फैक्टोरियल ही तो होता है। तो अगर n फैक्टोरियल अरेंजमेंट है तो उसके जो सर्कुलर अरेंजमेंट होंगे वो n फैक्टोरियल अपॉन n हो जाएंगे। अरे भाई 1 में 1/n है तो n फैक्टोरियल में तो n फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां से n फैक्टोरियल से कट कर दो n को, तो n को बाहर निकाला हमने तो n माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया, होल डिवाइडेड बाई n और n कट हो गया, तो ये हो गया n माइनस 1 साइक्लिक अरेंजमेंट। तो ये हमारा आंसर हो गया, n माइनस 1 फैक्टोरियल साइक्लिक अरेंजमेंट। n फैक्टोरियल, सीधी सी बात हमको ये ध्यान रखनी है कि अगर हम कभी लीनियर की बात करेंगे तो उसका हम फॉर्मूला जानते हैं कि n फैक्टोरियल होता है, तो जब बात सर्कल की होगी तो n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। वहां पर n फैक्टोरियल होता है तो यहाँ n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, सीधा सा फॉर्मूला है, कुछ खास इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अरे भाई 5 पर्सन को बैठालना है तो अगर उनको लीनियरली बैठालना है तो 5 फैक्टोरियल आंसर, अगर उनको सर्कुलर में बैठालना है तो 4 फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं और फिर और कुछ इसमें केसेस है वो बात करेंगे। इन हाउ मैनी वेज how many different ways can 6 guests, जैसे ही हम क्वेश्चन लिखते हैं उसके तुरंत ही आंसर आ जाएगा, लिखते लिखते ही आंसर आ जाता है। 6 guests be seated in a circular dining table, तो समझ में आ ही गया होगा, बहुत इजी है। n की वैल्यू 6 दी हुई है तो नंबर ऑफ सर्कुलर या साइक्लिक परमुटेशन क्या हो जाएंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 6 माइनस 1 फैक्टोरियल मीन्स 5 फैक्टोरियल मीन्स 120 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि लीनियर जब अरेंजमेंट होता है तो लीनियर की अपनी हर जगह अपनी एक आइडेंटिटी होती है, लेकिन जब सर्कुलर की बात होती है तो सर्कुलर की आइडेंटिटी नहीं होती है, पहले एक को बैठालना पड़ेगा उसके बाद सर्कुलर की आइडेंटिटी बनेगी। तो एक को जब हम बैठाल देते हैं तो एक कम हो जाता है, इसलिए n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाता है। यही उसका सीधा सा एक्सप्लेनेशन है। हमसे प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, हमें आइडिया तो लेकिन सब चीजों का होना चाहिए कि कैसे होता है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो जेईई में पूछा गया है सर्कुलर परमुटेशन पे, बहुत इजी होता है, बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं इसको। इन हाउ मैनी वेज the 4 boys and 4 girls
should be seated so that boy and girl sit alternatively. याद होगा इस तरह क्वेश्चन हमने उसमें भी किए थे, साइक्लिक में भी किए थे। सर्कुलर परम्यूटेशन की जगह वहां पर लीनियर हो जाता था और वहां पर गैप मेथड का यूज होता था। अल्टरनेट बैठना है तो एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल ऐसे करके बैठाना था। ठीक है, तो जरा सोचो इसके बारे में, बताओ। थोड़ा सोचना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे डायरेक्ट आंसर दोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा सोचो फिर आंसर। फोर बॉयज हैं और 4 गर्ल्स। तो देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, चलो ये बात नहीं। फैक्टोरियल में आंसर देना है, वैसे तो ये आंसर गड़बड़ है जो निकाला है, लेकिन फैक्टोरियल में ही आंसर दूं ताकि मैं चेक कर सकूं कहां पर गड़बड़ किया। तो देखो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, कैसे करेंगे चेक करते हैं। पहले हम या तो चारों बॉय में किसी को कह दें कि भाई आप जाइए बैठ जाइए, या तो चारों गर्ल्स में किसी को कह दें कि आप जाइए बैठ जाइए। तो हमने क्या किया, पहले बॉयज को बोला कि भाई आप लोग पहले जाके बैठ जाइए। तो बॉयज यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर। ये नाम रख लेते हैं इसका, ये B1 है, ये बॉय 2 है, ये बॉय 3 है और ये बॉय 4 है। तो जब हम बॉयज को बैठा रहे हैं, सर्कल में बॉयज को बैठा रहे हैं, ठीक है ना, बॉयज को क्या करें, वैसे गर्ल्स को भी सर्कल में बैठा लेंगे, लेकिन अभी जो था वो सर्कुलर अरेंजमेंट क्यों हो गया, क्योंकि अभी हम पहले बॉय को जब बैठा देंगे उसके बाद सबकी पोजीशन डिसाइड हो जाएगी कि कौन किसके कॉर्नर में है, कौन इधर LHS में है, कौन उसके RHS में है, कौन राइट हैंड साइड है, कौन लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसका मतलब जब बॉयज को बैठा लेंगे तो पहले वाले बॉयज का तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसको बैठा दिया तब जाके उसकी पोजीशन डिसाइड हुई बाकियों की। तो बाकी जो 4 बॉयज में से जो है उनको अगर हम बैठा लेंगे तो उनके कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ वेज in which boys can sit। तो यहाँ पर तो सर्कुलर परमुटेशन का यूज होगा, यानी कि 4 - 1 यानी कि 3 फैक्टोरियल हमारा आंसर आ जाएगा जब हमने बॉयज को बैठा दिया। अब जरा थोड़ा सा सोचो कि जो बचे हुए, अब यहाँ पर 4 गैप आ रहे हैं हमारे पास, एक ये गैप हो गया, यहाँ बैठ सकती है गर्ल, एक यहाँ गैप आ गया, यहाँ बैठ सकती है गर्ल, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया। अब ये सोचो, तुम थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो तुम्हें अपने आप आइडिया हो जाएगा कि जो 4 गैप हैं उन चारों की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी हो गई। यहाँ पर डाउट लोगों को क्या होता है कि उस पहले वाले को भी सर्कुलर में ही बैठा देते हैं और उसमें भी n-1 फैक्टोरियल बोल देते हैं, और दूसरे वाले में भी n-1 फैक्टोरियल बोल देते हैं। वहां पर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हमने एक बार सर्कल में किसी को बैठा दिया तो उसके बाद फिर अपनी सबकी पोजीशन डिसाइड हो गई। अब जरा देखो, थोड़ा सोचो, पहली गर्ल को बुलाया, ये हमारी आई पहली गर्ल, ये G1 जो यहाँ पर बैठी है क्या वो यहीं पर बैठ सकती है? इस पहली गर्ल के बैठने के क्या नंबर ऑफ वेज 4 नहीं है? देखो ना, ये नंबर ऑफ वेज पहली वाली गर्ल के बैठने के 4 है। फिर जब एक गर्ल को बैठा दिया हमने, तो फिर जब दूसरी वाली को बुलाया तो मान लिया यहाँ पर गर्ल बैठ चुकी है पहली वाली, तो अब दूसरी वाली गर्ल के कितने वेजेस है? एक यहाँ गर्ल बैठ सकती है, जो G2 है वो यहाँ बैठ सकती है, G2 यहाँ बैठ सकती है, G2 यहाँ बैठ सकती है। मान लिया उसको यहाँ पर बैठा दिया,
तो अब तीसरी वाली को बुलाया G3 को, तो G3 जब आएगी तो वो कहाँ कहाँ पर बैठ सकती है, या तो यहाँ बैठ सकती है G3 और या तो यहाँ बैठ सकती है G3। बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से सभी को कि यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि पहले जो है वो सर्कुलर अरेंजमेंट आएगा और बाद में जो है वो क्या हो जाएगा, लीनियर अरेंजमेंट हो जाएगा। क्यों लीनियर अरेंजमेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो चारों गैप हमारे बचे हैं उनकी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी होगी, तो इसलिए उनको 4 फैक्टोरियल वेज से हम बैठा सकते हैं। तो अभी भी आंसर किसी का सही नहीं आया है, चेक करो और फिर बताओ यहाँ पर क्या होगा। तो ये तो हो गया 4, देयर आर 4 गैप्स, ये लिख लेते हैं यहाँ पे, देयर आर 4 गैप्स वेयर 4 गर्ल्स आर सीटेड। और अगर 4 गैप में 4 गर्ल को फिल करना है, then they can be arranged in 4 factorial ways। then total number of ways क्या हो जाएगा, then total number of ways इक्वल टू हो जाएगा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल 6 हो गया और 4 फैक्टोरियल कितना हो गया, 24 हो गया। तो ये हो जाएगा 144, ये हमारा आंसर है। तो अब यहाँ से हम अपना एक रूल बना लेंगे कि जब भी कभी हमें सर्कुलर में बैठालना होगा, चाहे बॉयज को बैठालना हो या गर्ल्स को, किसी एक को जब पहले वाले को बैठा लेंगे तो उनको हम सर्कुलर अरेंजमेंट में पहले बैठा लेंगे, और फिर जब सर्कुलर अरेंजमेंट में वो बैठ जाएगा तो जब दूसरे को बैठा लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर अरेंजमेंट। तो पहले सर्कुलर अरेंजमेंट होगा और फिर दूसरा क्या हो जाएगा, लीनियर अरेंजमेंट। इस बात का हमें खास। हेलो सर। हाँ जी बताइए सर। वो वाली मेथड यूज नहीं कर सकते, टोटल माइनस टुगेदर। टोटल माइनस टुगेदर मतलब जब सारे बॉयज एक साथ में होंगे। टोटल में फिर टोटल कैसे निकालेंगे, बताओ टोटल कितने आए हमारे, 10 माइनस इसमें 7 फैक्टोरियल नहीं होगा टोटल। टोटल माइनस क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, टोटल माइनस टुगेदर मतलब जब सारे 4 बॉयज साथ में होंगे। नहीं तो बॉयज साथ में होंगे, ये कहाँ बोला उसने तो बोला है कि सब अल्टरनेट। हाँ वही तो सर हम माइनस कर देंगे तो फिर बॉयज साथ में आएंगे ना, तो अल्टरनेट हो सकता है गर्ल्स भी साथ में होंगे, तो फिर और एक बार गर्ल्स को भी माइनस कर देंगे, 48 माइनस कर देंगे। बहुत हौच-पौच हो जाएगी ना, तो फिर बहुत हौच-पौच हो जाएगी। फिर हम देखेंगे पहले चारों बॉयज कब आए, फिर 3 बॉयज एक साथ कब, कहीं तो नहीं आए, क्योंकि हर एक के बीच में एक गर्ल को बैठाना है, फिर उसमें बहुत ज्यादा टेंशन होने वाली। उस तरह का कोई काम मत करो, सीधा सा काम ये है कि हमने पहले चारों बॉयज को बैठा दिया, ठीक है, उनको सर्कुलर, चाहे गर्ल्स को बैठा लो या पहले बॉयज को बैठा लो, पहला सर्कुलर में अगर हाँ दोनों सेम है तो, अभी अलग अलग होंगे तो अभी मैं बात करूंगा उनकी कि अगर कम होंगे ज्यादा बैठाने तो क्या होगा। अभी हमें सीधा काम ये करना है कि पहले चारों बॉयज को या चारों गर्ल्स को पहले बैठा दिया, तो वो हो गया सर्कुलर अरेंजमेंट। और उसके बाद हर पोजीशन की अपनी आइडेंटिटी बन गई, जैसे बच्चे बैठ गए उसके बाद उनकी अपनी आइडेंटिटी बन गई कि तुम मेरे बगल में, कि तुम उधर की तरफ हो। तो इस तरीके से उनकी आइडेंटिटी अगर वो बन जाती है तो फिर वो लीनियर अरेंजमेंट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ओके इस तरीके से तो ज्यादा इजी रहेगा, ताकि आप पूरा प्रोसेस करके फिर मेरे पास भेजें। अगर मुझे समझ में आएगा कि आपने सही किया तो फिर मैं बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस, जब हमारे पास क्या था कि भाई चारों जो है वो बॉयज थे और चारों गर्ल्स थे और हमने उनको बैठा दिया। तो पहले हम क्या करेंगे, सर्कुलर, और बाद में जब हमारा आ जाएगा तो उसको हम क्या कर देंगे, लीनियर में एडजस्ट कर देंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख लेना अपने शब्दों में कि सबसे पहले सर्कुलर अरेंजमेंट, देन जो बचे हैं उनका लीनियर अरेंजमेंट, अगर नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स जो है वो दोनों इक्वल हैं तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा उसके बारे में बात करते हैं कि जब भाई इक्वल नहीं होंगे तब क्या होगा। या अगर उसने कह दिया है कि, देखते हैं कि केस और इसका भी ले लेते हैं।
सेकेंड केस पहले ले लेते हैं कि जब दोनों क्लॉक और एंटी क्लॉक जो है वो दोनों सेम हो जाते हैं, तो वो कौन कौन से केसेस होते हैं। और दूसरा ये होता है कि भाई अगर हमने 10 में से 5 को ले लिया तो फिर कैसे उनको अरेंज करेंगे, तो वो भी कई सारे केसेस हैं। तो पहले हम ये ले लेते हैं सेकेंड, जब क्लॉक और एंटी क्लॉक जो है वो दोनों सेम नहीं होंगे। अभी तक क्या है, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज सेम थे ना कि नहीं थे, नहीं थे। अब वो क्या होंगे, डिफरेंट थे कि नहीं डिफरेंट थे। यहाँ पर पहले वाले में हमने क्या केस लिया था, आर डिफरेंट, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर डिफरेंट। अब लिखेंगे नॉट डिफरेंट, यानी कि सेम हो जाएगा। सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ टाइप सेकेंड, फिर अभी क्वेश्चन करते हैं दोनों के एक साथ। सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ टाइप सेकेंड, और ब्रैकेट में लिख लेंगे इन दिस केस the anti-clockwise and clockwise arrangement are not different, या सेम बोल सकते हैं, डिफरेंट ना हो और सेम हो तो सेम ही चीज़ है। इसमें सिर्फ दो ही आएंगे, एक होता है इसमें फ्लावर का केस होता है, फ्लावर इन अ गार्लैंड। यहाँ लिख देता हूँ, फिर अभी समझाने की कोशिश करता हूँ तुम्हें कि कौन कौन से केस हैं और क्यों यही लिए गए। दो केस यहाँ पर आते हैं जो पूछे जाते हैं एनसीईआरटी में भी और जेई में भी, केवल दो ही केसेस में लिख लेते हैं, फ्लावर इन अ गार्लैंड फूलों की माला जो होती है ना, वही है। और दूसरा केस इसमें जो आता है वो है बीड्स इन अ नेकलेस, मोतियों की माला जो। ये दो केसेस हमेशा ध्यान रखने हैं हमें, हम चेक कर पाए या नहीं चेक कर पाए कि भाई डिफरेंट है कि नहीं। अगर ये दो केस हमें दिखते हैं तो हम बोल देंगे यहाँ पर दोनों अरेंजमेंट जो है वो सेम होते, चाहे क्लॉक वाइज ले लो या एंटी क्लॉक वाइज ले लो। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से, नहीं तो फॉर्मूला तो इनका भी है, किस तरीके से होगा वो अभी हम लिख लेंगे। यहाँ पर लिख लो कंसीडर द फ्लावर ऑफ थ्री डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर के जो है वो फ्लावर है। आर ले लेते हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू, अरेंज अराउंड अ सर्कल। अब जरा यहाँ समझना थोड़ा सा, तो इसमें आइडिया होगा तुम्हें कि क्यों डिफरेंट है और क्यों सेम है। ये यहाँ पर मैंने बना दिया, ये दो सर्कल है हमारे पास। अब यहाँ पर मैं एक में ले लूँगा, यहाँ पर मैंने ले लिया, यहाँ ग्रीन रख दिया और यहाँ पर ब्लू रख दिया और यहाँ पर रेड रख दिया। रेड को यहीं रहने दिया और ब्लैक ब्लू या ब्लैक जो भी बी से नाम है हमारा, उनकी पोजीशन चेंज कर दी। इस तरीके से मैंने दो अरेंजमेंट किया। जैसे वहाँ पर हमारी बात हुई थी ना कि भाई इसको यहीं सेम फिक्स रखा, और उन दोनों के जैसे अब हमें याद होगा पिछले वाले में हमने देखा था कि 3 वालों के 2 ही केसेस तो आए थे, और वो 2 केसेस यही होंगे कि रेड यहीं रहने दो, रेड को पहले बैठा दो, और फिर ब्लैक और ग्रीन को कर दो या ग्रीन और ब्लैक को कर दो, तो 2 ही पोजीशन बन जाती थी यहाँ पर।
ब्लू बोलो या ब्लैक बोलो, बात रहती है, कुछ भी ले लो, बी का मतलब जो समझो, ठीक है। तो ये दो बन गए हमारे पास केसेस। अब यहाँ पर जब ये बात उसकी आती है, गारलैंड की बात आती है या नेकलेस की बात आती है, तो फिर कैसे हम चेक करेंगे कि यहाँ पर जो है वो डिफरेंट नहीं है। जरा देखो यहाँ पर, जरा जाके देखो यहाँ पर, यहाँ से अगर तुम जाओगे, इसका जो है वो ये कौन सा वाइज है, क्लॉक वाइज है ये। तो ग्रीन के क्लॉक में कौन सा है, ये रेड है। और यहाँ पर जरा ग्रीन में देखो, ग्रीन के क्लॉक में जाके देखो, ये यहाँ पर जाके देखो, इस टाइप से जाके देखो। मतलब इसमें हमें इस तरीके से कुछ सोचना है। हमें सोचने का तरीका क्या है, जैसे आदमी बैठे होंगे तो उनकी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है। डाइनिंग टेबल में बैठे हुए हैं तो हम ऊपर से ही देख सकते हैं ना। डाइनिंग टेबल में अगर बैठे हुए हैं, हमें इस तरीके से इसमें समझना है कि अगर डाइनिंग टेबल में बैठे हुए हैं तो हम ऊपर से ही सामने से मतलब खड़े होकर देख सकते हैं कि भाई इसकी ये पोजीशन है, इसकी ये पोजीशन है, इसकी ये पोजीशन है। लेकिन अगर बात होती है ये फूलों की माला की, तो माला को हम दोनों तरफ से देख सकते हैं। एक उसके पहले आगे की तरफ अगर हम अपने हाथ में उसको टांग ले तो इधर से भी देखेंगे, या उसके माला के पीछे की तरफ से जाके भी देखेंगे, तो भी वो दोनों की पोजीशन हमें सेम दिखाई देगी। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वो जो है वो डिफरेंट नहीं होने वाले, वो सेम ही दिखाई देने वाले हैं। बात क्लियर हो रही ना, कि अगर हम देखेंगे वहां पर माल जो डाइनिंग टेबल है उसमें हम नीचे से घुस के नहीं चेक कर सकते कि भाई कितने लोग बैठे हैं। लेकिन फूलों की माला में क्या है, हम उसके इधर की तरफ से या उसके पीछे की बैक साइड में जाके दोनों से अगर हम उनकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो उनमें डिफरेंस करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो है वो दोनों अलग अलग केसेस हो जाएंगे। और अगर वो दोनों अलग अलग केसेस हो गए तो फिर हम उनको क्या बोल देंगे कि इसका मतलब है कि वहां पर जो परमुटेशन होते थे वो तो डबल हो गए होंगे, क्योंकि जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर दोनों डिफरेंट होते हैं तो उनका फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। तो अगर वो दोनों भी डिफरेंट नहीं हुए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर हमें सेम दिखाई दिए, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर उनमें क्या हो जाएगा, उनमें उनका भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि कुछ क्लॉकवाइज बनते हैं, कुछ एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं। तो वो आधे हो गए, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो डिफरेंस करना मुश्किल हो जाएगा। और वो दो ही केसेस होंगे, एक फ्लावर का केस होगा जो गार्लैंड का केस है, और एक जो है वो मोतियों की माला का केस होगा जो बीड्स है हमारा, बीड्स इन अ नेकलेस। दो ही केस ऐसे होंगे। बात समझ में आ रही ना। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में जब डिफरेंस नहीं हो पाएगा, जब हम उनको आगे और पीछे दोनों से देख सकते हैं, इस तरीके से हमको ध्यान रखना है कि हम उसको आगे से भी देख सकते हैं और पीछे से भी देख सकते हैं जाके माला को, तो इसका मतलब है हमारे पास जो है वो केसेस हाफ हो जाएंगे जस्ट। तो नंबर ऑफ परमुटेशन जो है वो उनका हाफ हो जाएगा। जैसे उसका होता था साइक्लिक परमुटेशन n-1 फैक्टोरियल, तो अब क्या हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ, या यहाँ पर ऐसे लिख लो, इफ द clockwise and anti-clockwise arrangement are not different, then number of cyclic permutation and distinct object इक्वल टू जो होता था n-1 फैक्टोरियल, उसका भी हाफ हो जाएगा। तो जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम ऐसे देख पाए कि किसी के आगे से भी देख पाए, जैसे डाइनिंग टेबल में नहीं देख सकते क्योंकि वो सर्कल में बैठे हुए हैं, तो उनको सिर्फ हम ऊपर से ही देख सकते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। और अगर हम दोनों साइड से देख सकते हैं, जैसे हमने जी और बी की पोजीशन चेंज कर दी, माला को ऐसे भी देख सकते हो और उसको पलट के ऐसे भी देखोगे, तो दोनों में कोई डिफरेंस समझ में नहीं आने वाला, तो फिर उसको क्या बोल देंगे, उसका भी हाफ हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। हाँ, अगर ये माला जो है वो किसी डमी के ऊपर रखा हुआ है, जैसे एक माला का केस ऐसा भी पूछा गया है कि भाई वो माला जो है वो डमी ने पहना हुआ है, तो हम डमी के पीछे से जाके देखेंगे तो वो माला की पोजीशन नहीं दिखाई देगी, उधर पीछे डमी का पीछे का पोजीशन दिखाई देगा। तो फिर वहां पर जो है वो n-1 फैक्टोरियल ही होने वाला है। इस बात का ध्यान रखेंगे।
कि हम सीधे देखें कि डम उसका केस है नेकलेस का या बीड्स का केस है, तो हम कह दें कि भाई हमेशा n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 होगा, तो ये नहीं है। जब हमारा गार्लैंड या बीड्स इन नेकलेस की बात होगी तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 हो जाएगा, और जब बात होगी कि वो नेकलेस या बीड्स जो भी है या फ्लावर इन गार्लैंड है, तो उनमें अगर उसको किसी डमी ने पहना हुआ है तो फिर हम उन दोनों को क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज में डिफरेंट नहीं होगा, तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर n-1 फैक्टोरियल ही रहने वाला है। ओके बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है? एक क्वेश्चन इसका भी लिख लेते हैं तो हमें बात समझ में आ जाएगी कि अगर हमारा इस टाइप का केस आता है तो क्या करेंगे। और ये तो बहुत इजी हो जाएगा। इन हाउ मैनी वेज, राइट डाउन, in how many ways garland can be made using 6 different flowers। ये डिफरेंट फ्लावर तो होने ही चाहिए, क्योंकि सेम हो गए तो फिर तो उनका एक ही हो जाएगा। सारे ही रेड कलर के दिख रहे हैं, सारे ही गुलाब के हैं, तो फिर उनका थोड़ा ना नंबर ऑफ अरेंजमेंट पूछेगा। जब डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर होंगे तभी हो सकता है अरेंजमेंट सर्कल में भी, क्योंकि अगर सेम फ्लावर हो गए तो फिर तो उनका अरेंजमेंट एक ही होने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा, n की वैल्यू है 6, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या हो जाएंगे, n-1 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 2, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू भी पता है हमको, 120/2, तो 60 आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद आगे देखते हैं कि अगर हमारे पास इस टाइप का केस हुआ कि भाई इसमें n में से r को ही लेना है, तो फिर क्या करेंगे। जैसे हमें n में से r को ही लेना है तो लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके, कुछ ऐड कर लेंगे इसको इसमें। और नंबर 1 पॉइंट है नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ and different thing taken r at a time if number 1 केस इसी में ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट, if clockwise and anti-clockwise arrangement are not same, if clockwise and anti-clockwise arrangement are not same, तो इसका फॉर्मूला, अब देखो उसमें तो n ही थे, तो n होते थे तो n-1 फैक्टोरियल कर देते थे, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले n में से r को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो NCR हो गया, n में से r को सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि n में से r को ही हमें लेना है, बाकियों को तो लेना नहीं है। हमारे पास n डिफरेंट थिंग थी लेकिन उसमें से r को ही लेना था, तो पहले सिलेक्शन कर दिया, और जो r थे उन्हीं r को जो है फिर परम्यूट कराना पड़ेगा सर्कल में। तो अगर r को परम्यूट कराना है तो फिर r का ही सर्कुलर परम्यूटेशन होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, NCR इंटू r-1 फैक्टोरियल। बात क्लियर है? ये पहले n में से r को सेलेक्ट कर लिया, और जब n में से r सेलेक्ट हो गए तो फिर उनको r जो थे उनको परम्यूट करा दिया। और अगर यही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम हो गए, इफ क्लॉकवाइज, जैसे डमी का केस, अभी जो केस था हमारा फ्लावर का और नेकलेस का, तो उसमें क्या हो जाएगा, बस यहाँ पर r-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 आ जाएगा। इफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज arrangement are same, then number of circular permutation
क्या हो जाएंगे, n में से पहले r को सेलेक्ट कर लो और फिर r माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन 2 कर दो। बात क्लियर हो रही है? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है किसी को? तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन जरा एक दो और देख लेते हैं किस टाइप से होगा। पहले यहाँ तक आप नोट कर लें। हाँ, n जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 2 ही होगा, क्योंकि 1 के लिए तो करोगे तो क्या मिलने वाला है, 1 के लिए क्या है, 1 माइनस 1 जीरो फैक्टोरियल, तो उसका तो केस 1 ही होने वाला है। जीरो फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो फिर उसमें कुछ खास नहीं है। लिख लेते हैं और क्वेश्चन एक लिखते हैं जरा, फिर बताओ इसका आंसर क्या होगा। इन हाउ मेनी वेज कैन 24 पर्सन, और सबके आंसर फैक्टोरियल में ही देने हैं, सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि बड़े बड़े फैक्टोरियल मिलेंगे हमको इनमें। इन हाउ मैनी वेज कैन 24 पर्सन बी सीटेड इन अ राउंड टेबल if there are 13 seats? 13 सीट्स ही हैं और उसमें 24% को हमें करना है, तो कितने नंबर ऑफ वेज हैं सर्कुलर पर्सन में, इनको डिफरेंट डिफरेंट वेज से हम बैठा सकते हैं। तो एनसीआर के टर्म में आंसर हमें दे देना है और कुछ खास काम नहीं करना है। एनसीआर का फॉर्मूला तो पता ही है क्या होता है, तो वही फॉर्मूला यूज कर देना है। एन में से आर को सेलेक्ट कर लिया तो एनसीआर, और उसके बाद उनको जो थे उनको परम्यूट करा दिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू जो है वो 24 है, आर की वैल्यू जो है वो 13 है, तो नंबर ऑफ परमुटेशन, बल्कि साइक्लिक परमुटेशन बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एन सी आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। तो एन सी आर मतलब 20 13 और r माइनस 1 मतलब 13 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 24C3 को सबको पता है क्या फार्मूला होता है, 24 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, और n माइनस r फैक्टोरियल मीन्स 11 फैक्टोरियल, और 13 माइनस 1 क्या हो गया यहाँ पे 12 फैक्टोरियल। अब इसी में से 24 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल और 13 को बाहर ले लेते हैं, तो 12 फैक्टोरियल और इंटू 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 24 फैक्टोरियल अपॉन 13 इंटू 11 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं। How many necklace of 12 beads each can be made from 15 beads of various color? इसका आंसर देते हैं क्या
होगा इसका आंसर बताइए। तो देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। इजी है वैसे, ये तो कर लिया होगा सबने। 18 में से 12 को लेना है, बस ये ध्यान रखना है कि ये बीट्स इन ए नेकलेस का केस है, तो फैक्टोरियल अपॉन 2 भी होगा साथ में, क्योंकि नंबर ऑफ केस हाफ हो जाएंगे। तो n की वैल्यू हो गई 18, r की वैल्यू हो गई 12, और नंबर ऑफ साइक्लिक परमुटेशन क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ साइक्लिक परमुटेशन इक्वल टू NCR इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 2। तो 18C12 हो जाएगा, और 12 माइनस 1 का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं। 18 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 18 माइनस 12 6 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 1 11 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व कर लो इसको, ऐसा कुछ खास तो है नहीं। तो 18 फैक्टोरियल अपॉन 12 को बाहर निकाल लेते हैं, इंटू 11 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल पता ही है 120 होता है, 720 होता है। तो चलो 720 या 6 फैक्टोरियल ही रहने दो, चलो इसको 6 फैक्टोरियल रहने देते हैं, और इंटू 11 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 2। तो 11 फैक्टोरियल तो कट हो गया, तो 18 अपॉन 12, 12 टू ज़ा 24 सीधे लिख लेते हैं। अरे भाई 12 ये है और 2 और आ गया, तो 12 टू ज़ा 24, और इनटू में क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। ये 18 फैक्टोरियल तो ऊपर है ही है। अब इसको यहीं पे छोड़ दो, इसके बाद सॉल्व मत करो, ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो ये समझना था कि हम कैसे कब कहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे। अब जरा एक क्वेश्चन इसका ले लेते हैं। इस टाइप का केस पूछा गया जेई में, लिख लेते हैं क्वेश्चन है, और इनमें मैं क्वेश्चन रेज करता जाऊंगा, आपको आंसर देते जाना हर केस का अलग अलग। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, हाउ मेनी वेज 5 इंडियन एंड 4 इंग्लिशमैन can be seated in a round table if number 1 है no restriction, कहीं कोई बैठे कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं। तो इसका आंसर तो बहुत इजी हो जाएगा। पहले का आंसर क्या हो जाएगा भाई, 5 इंडियन है और 4 इंग्लिश मैन है, तो टोटल हो जाएंगे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 5 प्लस 4 9 हो गया, टोटल 9 हो गया, और इस 9 को ही हमको सर्कुलर में अरेंज करना है। तो नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन या सर्कुलर अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी आंसर हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट केस। अब जरा सेकेंड से थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं इनमें। हमने बोल दिया ऑल द 4 इंग्लिश मैन सिट टुगेदर, ऑल द
4 Englishmen sit together। अब आप इसका आंसर बताएं कि अगर ये दोनों सारे एक साथ बैठना चाहते हैं तो उसका क्या आंसर होगा। और फैक्टोरियल में ये आंसर बताएं, सॉल्व ना करें, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपने क्या किया होगा। 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही है, गुड। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमको उन चारों को एक साथ बैठाना है, तो उन चारों को एक बॉक्स में बंद कर देना होगा। तो जो 4 इंग्लिश मैन है इनको ई से डिनोट कर लेते हैं, E1 E2 E3 और E4। E1 E2 E3 और E4, ये चार जो हो गए इनके नाम रख लेते हैं। ये 4 पर्सन थे हमारे। अब यहाँ पर क्या है, इनको सर्कल में बैठाना है, तो सर्कुलर में पहले हमने इंडियंस को बैठा दिया। तो जैसे ही इंडियन को बैठाला तो इंडियंस कितने थे, 5 कि 6 थे, 5 इंडियन थे टोटल। अच्छा 5 थे और उसमें से एक ये बॉक्स का बन जाएगा कि भाई एक पूरा बॉक्स इसका हो जाएगा और बाकी जो है वो इस टाइप से बैठेंगे। तो देखो एक यूनिट तो ये काम करेगा कि भाई एक यूनिट तो ये हो गया, और बाकी जो इंडियंस है वो कौन कौन से, उनका भी नाम रख लेते हैं, I1 I2 I3 I4 और I5। तो ये 5 यूनिट्स हो जाएंगे। तो टोटल हमारे पास क्या हो गए, टोटल हो गए 6 यूनिट। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स का मतलब वही कि एक पूरा बॉक्स ये हमेशा एक साथ रहने चाहिए, तो इनको एक हमने बॉक्स में बंद कर दिया, और बाकी जो 5 थे वो अलग अलग कहीं पर भी हो सकता है। तो पहले इनको अरेंजमेंट करने के लिए एक नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, तो टोटल 6 है, तो 6 पर्सन का जो है वो सर्कुलर अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, सर्कुलर परमुटेशन ऑफ 6 पर्सन, वो हो जाएगा 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी कि 5 फैक्टोरियल। और अब जैसे मान लिया ऐसे हमारे पास I1 I2 ऐसे बैठे हुए हैं, I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है और ये I5 है। अब यहाँ पर हमने मान लिया इसी जगह पर हमारे ये चारों इस टाइप से E1 E2 E3 E4 बैठे हुए। अब ये तो हो गए कि भाई इनका तो अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल हो गया, इसको बोलते हैं इंटर परमुटेशन, ठीक है ना, इंटर परमुटेशन याद होगा। अब उसके बाद जो अंदर है उनका भी आपस में परमुटेशन कराना पड़ेगा, जो ये 4 इंग्लिश मैन है उनको भी तो अरेंज करना पड़ेगा। बट 4 इंग्लिश मैन कैन अरेंज among themselves, इनका आपस में, क्योंकि ये सारे के सारे सबकी आइडेंटिटी है ना, तो वो उनको अगर अरेंज करेंगे तो वो हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल वेज से। पहले E1 बैठा, फिर E2, फिर E3, फिर E4। E1 अपनी जगह 4 हो सकता है, 4 में से कोई पोजीशन ले सकता है, फिर दूसरा वाला 3, फिर इंटू 2, फिर इंटू 1। तो टोटल क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन इक्वल टू हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा सेकेंड केस। अच्छा थर्ड केस में ये कह रहा है कि ऑल द 4 इंग्लिश मैन डू नॉट सिट टुगेदर, ऑल द 4 इंग्लिश मैन डू नॉट सिट टुगेदर। तो ये तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि हम ऊपर तो ये केस कर ही चुके हैं कि जब सारे एक साथ बैठे हैं तब क्या होगा, तो जब सारे एक साथ नहीं बैठेंगे तब क्या होगा। अगर सारे एक साथ बैठे हैं तो क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही है। सभी का टोटल अरेंजमेंट हमने ऊपर किया हुआ था, और उसमें से जब ये सारे एक साथ बैठे हैं उसको माइनस कर दें, बाइजेक्शन रूल का यूज कर देते हैं, टोटल में से इनको माइनस कर दें तो आ जाएगा हमारे पास।
तो डू नॉट सिट टुगेदर नंबर ऑफ परमुटेशन, बल्कि साइक्लिक परमुटेशन जिसमें वो सारे एक साथ ना बैठे, तो टोटल माइनस क्या हो जाएगा, 4 इंग्लिश मैन सिट टुगेदर। तो टोटल है 8 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक केस इसका और समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट केस इसका क्या है, 4th नंबर में वो कह रहा है नो टू इंग्लिश मैन सिट टुगेदर, नो टू इंग्लिश मैन सिट टुगेदर। अब हमको बताना है कि जब वो दोनों कोई भी दो इंग्लिश मैन एक साथ ना बैठे तब क्या होगा। और ये सब वही है, गैप मेथड, टाई मेथड, वो उसमें भी एप्लीकेबल था और इसमें भी एप्लीकेबल ही है, ऐसा कुछ अलग अलग नहीं है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। सिक्स फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, चेक करो चेक करो। नहीं नहीं, ये भी नहीं, गड़बड़ है इसमें तो। चलो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहला काम वही हमारा है जो उसमें यूज होता था, उसने कहा है कि कोई भी दो इंग्लिश मैन सिट नहीं हो सकते एक साथ। तो हम क्या करेंगे, पहले जो इंग्लिश मैन है वो कितने थे, 4, उनको बाहर निकाल दो। उन चारों E1 E2 E3 4 E3 E4 को हमने कहा कि बेटा आप बाहर निकलो और यहाँ आ जाओ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं पहले इंडियंस को जो है वो पहले डाइनिंग टेबल या जो भी टेबल है उस पर बैठा देता हूँ पहले। और वैसे भी हमें इंडियंस को पहले ही बैठाना है कि नहीं, हम इंडियंस हैं तो पहले इंडियंस को बैठा लेंगे। अब हमने क्या किया, पहले हमने सारे I1 I2 को बैठा दिया, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया, ये I4 हो गया और ये I5। ओके, अब क्या करेंगे, इन 5 इंडियंस को इस सर्कल में बैठाने के नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन कितने हो जाएंगे। 5 इंडियंस थे तो 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। पहले इंडियंस को बैठा देते हैं, तो इन इंडियंस को जब हम लिख लेते हैं यहाँ पे 5 इंडियंस कैन बी सीटेड इन अ राउंड टेबल
ये हो जाएंगे 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल मीन्स 4 फैक्टोरियल। अब ये 5 जो लोग हैं उनके 4 फैक्टोरियल बेस आ गए। अब इनमें हमें ये देखना है कि इनके बीच में गैप कितने बन रहे हैं, कोई भी दो इंग्लिश वाले एक साथ नहीं बैठना चाहते हैं, तो उनको गैप में बैठाना पड़ेगा ना। तो यहाँ आ सकता है वो यहाँ आ सकता है, वो यहाँ आ सकता है और वो यहाँ आ सकता है। तो पहले हमने E1 को बुलाया कि बेटा आप E1 इधर आ जाओ, इस E1 को जरा बना देते हैं, ये E1 आ गया हमारा, ठीक है। अब ये E1 जो है वो कहाँ कहाँ पर बैठ सकता है, क्या वो यहाँ पर E1 बैठ सकता है, क्या E1 यहाँ बैठ सकता है, क्या E1 यहाँ पर आ सकता है, क्या E1 यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मैंने कई बार बताया, अभी पिछले भी बताया कि जब भी कभी हम सर्कल में किसी को बैठा देते हैं ना, तो उसके बाद हर एक पोजीशन की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी हो जाती है। तो फिर वो सर्कुलर का केस नहीं रहता, वो किसका केस बन जाता है, वो लीनियर का ही केस बन जाता है। कि पहले E1 को बुलाया, E1 को 4 में से किसी एक जगह पे बैठाला, एक जगह बैठ गया, बचे 3 जगह, फिर E2 को बुलाया, वो उन 3 में से किसी एक जगह पे बैठ जाएगा, फिर तीसरे को बुलाया, वो 2 में से किसी एक जगह पे बैठ जाएगा, और फिर चौथा जो है उसके लिए कोई पोजीशन ही नहीं, तो वो अपनी एक जगह जो बचेगी चुपचाप वहां पे जाके अच्छे बच्चों की तरह बैठ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर वही बातें हो रही जो अभी मैंने बॉयज वाला केस लिया था, अगर आपको याद हो, जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी था कि पहले क्या होगा सर्कुलर अरेंजमेंट, और जब सर्कुलर में आपने बैठा दिया तो बाद में क्या आएगा लीनियर अरेंजमेंट। तो ये हमारा क्या हो गया, इंग्लिश मैन जो है उनको बैठा देते हैं। तो इंग्लिश मैन sit at place of क्रॉस, ये जो क्रॉस की पोजीशन है इस पे बैठेंगे। नाउ देयर आर 5 places for 4 Englishmen। अच्छा 5 प्लेसेस है कि 4 प्लेसेस है भाई, कितने इंडियंस थे, 1 2 3 4 5, हाँ 5 प्लेसेस है, एक यहाँ पर भी तो है ये। अब अच्छा क्या प्रॉब्लम है, देखो जरा यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 5 है भाई, ये एक तो हमारा ये छूट रहा था। तो 5 प्लेसेस हो गए ना, 1 2 3 4 5, ये 5 प्लेसेस हो गए, और इनमें 4 इंग्लिश मैन को हमको बैठाना है, 4 इंग्लिश मैन। तो पहले हमने पांचों में से पहले इस E1 को बुलाया, ये हमारा E1 है, और इन 5 में से कहीं पर भी वो जा सकता है, यहाँ पर भी तो एक पोजीशन छूट रही है हमारी। तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाले के लिए 5 पोजीशन, दूसरे वाले के लिए 4, तीसरे वाले के लिए 3, चौथे वाले के लिए 2। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 ऐसे कुछ बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम 5 फैक्टोरियल तो लिख ही सकते हैं, 1 है नहीं भी है तो भी हम इसको 5 फैक्टोरियल तो लिख ही सकते हैं। तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, पहले 4 फैक्टोरियल आया था और बाद में 5 फैक्टोरियल आ गया, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ बच्चों, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी भी? तो आप सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन आपकी बुक में भी दिए हैं, एनसीईआरटी से करें, अपने मॉड्यूल से करें, जिससे भी है, जो भी जहाँ से आप करते हैं बुक से, या जेई के प्रीवियस ईयर के जितने भी सर्कुलर अरेंजमेंट वाले, उनमें नया कोई कॉन्सेप्ट अब नहीं है, तो ये सर्कुलर अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ओके ओके।